आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी हम सब लोग, ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में हो, और खासकर दिल्ली एनसीआर में एक तरीके का बुखार चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वायरल फीवर है। हाँ, ये वायरल फीवर है, लेकिन इस बार इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। सिर्फ क्रोसिन या डोलो से ये बुखार सही नहीं हो रहा है। H3N2 फ्लू कह रहे हैं इसे। H3N2 फ्लू, H3N2 बुखार। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। और सरकार के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 70% घरों में ये बुखार फैल चुका है। क्या है बुखार, क्या है सिम्टम्स, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजीत जैन हैं, जो राजीव गांधी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सम्मानित डॉक्टर हैं। कोविड में इनके कामों के लिए इनको काफी सम्मान दिया गया, कई महीनों घर नहीं गए। डॉक्टर अजीत जैन हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने वक्त दिया। सर, ये H3N2 फ्लू, ये बुखार क्या है जो दिल्ली एनसीआर के 70% घरों में पहुंच गया, और इस बार इस फीवर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है? H3N2 एक आरएनए वायरस है। ये ऑर्थोमिक्सोवेराइडी फैमिली से है। इसमें हीमोग्लोबिन H3 और न्यूरोअमीनेडेज N2, ये एंटीजन है बेसिकली। तो इसको हम H3N2 बोलते हैं। H3N2 ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। इन्फ्लुएंजा ए वायरस यूजुअली हर साल आता है, हर साल होता है। बट इसका आउटब्रेक इस वक्त थोड़ा ज्यादा हुआ है। ज्यादा होने का कारण एक तो प्रोलॉन्ग्ड मानसून है, जिसके अंदर ये थोड़ा स्प्रेड ज्यादा किया है, और थोड़ा सा स्ट्रेन का वेरिएशन है, जिसके कारण इसकी कम्युनिकेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो उस कारण ये दिल्ली और एनसीआर में, पर्टिकुलरली गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली, इस एरिया में ये थोड़ा सा ज्यादा फैला है। और दिल्ली और यहाँ पे इस बार थोड़ा सा पानी, बारिश, थोड़ा सा यमुना के अंदर पानी छोड़ना, वो सारे कारण भी रहे हैं। तो उसके कारण दिल्ली एनसीआर में इसका आउटब्रेक ज्यादा हुआ है। जैन साहब, ये हो कैसे हो रहा है लोगों को? सिम्टम्स क्या हैं? बुखार लंबा रह रहा है, और लोग बता रहे हैं कि खाली क्रोसिन या डोलो लेने से ये बुखार सही नहीं हो रहा है। कैसे पता करें कि H3N2 है, और जिनको ये वायरल फीवर आ रहा है उनको क्या करना चाहिए? ये जो बुखार कैसे हो रहा है उसका कारण, एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो स्नीजिंग या कफिंग करते हैं लोग, उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, फाइनल ड्रॉपलेट्स, वो हवा के अंदर तैरते हुए रहते हैं, और वो आपके शरीर में थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक चले जाते हैं। दूसरा कारण, जो इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड सरफेस होती है, वहां पर हाथ वगैरह लगने से, और आपके नाक पे या शरीर पे कहीं पे हाथ में आने से स्प्रेड करता है। ये इसका एक मेन सोर्स है, तरीका है जिससे ये स्प्रेड करता है। एक बार स्प्रेड करने के बाद में जो इसमें सिम्टोमेटोलॉजी आती है, वो यूजुअली फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम मतलब सो थ्रोट, खांसी, बुखार, फटीग, यूजुअली ये कॉमन सिम्टम होते हैं। बट इसमें अगर ये सीवियर फॉर्म में जा रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथलेसनेस, सांस के अंदर दिक्कत आना, छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन, कंफ्यूजन होना, या प्रोलॉन्ग फीवर जो 3 दिन से ज्यादा लास्ट करे, और नॉर्मल डोलो और इसको रेस्पॉन्ड ना करे, तो ये बेसिकली सिम्टोलॉजी है। नॉर्मली फ्लू टाइप, और अगर ये सीवियर टाइप है तो सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इनकी सिम्टोमेटोलॉजी है। अगर आपको ये होती है तो आपको फिर मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। एक बार आपको पता लगा कि ये इन्फेक्शन हो रहा है, आपने सिम्टोमेटोलॉजी को आइडेंटिफाई करना अपनी, और आइडेंटिफाई करके टेस्ट करा लेना है। टेस्ट यूजुअली सारे सरकारी सेंटर में भी है, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी है। क्या ये सर, कौन सा टेस्ट रैपिड, कराना होगा? कौन सा टेस्ट कराना होगा इसके लिए? इसके लिए मेनली रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, या फिर आरटीपीसीआर, टू नो द सब टाइप, की ये सब टाइप कौन सी है, कि H3N2 है कि H1N1 है, या आखिर सब टाइप कौन सी है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का बहुत ही फास्ट रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपके ये डिटेक्ट होता है, तो विद इन 48 आवर्स अगर एंटीवायरल मेडिसिन हम शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओसेल्टामिविर, जो एंटीवायरल मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव है, और अगर 48 घंटे में हम ये शुरू कर देते हैं
तो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है हमारा। तो आपको आपकी सिम्टोमेटोलॉजी आइडेंटिफाई करनी है, आपको टेस्ट कराना है, और आपको ये मेडिसिन लेनी है। सर जैसा जो आप बता रहे हैं कि जो ये H3N2 है, इसमें लंबा बुखार चल रहा है, तेज बुखार आ रहा है, खांसी रह रही है, डायरिया भी आप बोल रहे हैं, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, और कितने दिन रहने पर ये टेस्ट कराना है? एक दिन इंतजार करना है, 2 दिन? यूजुअली क्या होता है, फीवर आता है, लोग क्रोसिन लेते हैं, डोलो लेते हैं, 1-2 दिन इंतजार करते हैं, जब 2-3 दिन सही नहीं होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कितने दिन इंतजार करना है जब अगर क्रोसिन और डोलो से नहीं ठीक हो रहा है तब? इसमें दो चीजें हैं। अगर आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं या आप कोमॉर्बिडिटी आपके पास में डिजीजेज हैं, तो आपको बहुत जल्दी पहले 48 घंटे में ही टेस्ट करा लेना है। अब ये वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है, कौन लोग हैं जो ध्यान रखें कि हमें जल्दी टेस्ट कराना है? वो बच्चे जो 5 साल से कम की उम्र के हैं, और स्पेशली जो 2 साल से कम की उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन जो 65 साल से ऊपर के हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये एक वल्नरेबल ग्रुप है, ये तीनों, जिन्हें शुरू के 48 घंटे में ही टेस्ट करा देना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको डिजीजेज है, उन्हें भी जल्दी टेस्ट करा लेना चाहिए। डिजीजेज कौन कौन सी? अगर हम ऊपर से शुरू करें, तो ब्रेन के अंदर अगर एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, उस तरीके की डिजीज है, तो आप करा लीजिएगा। अगर हम नीचे आते हैं, तो फेफड़ों के अंदर अगर ब्रोंकियल अस्थमा है आपको, सीओपीडी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, आपको जल्दी टेस्ट करा लेना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको हार्ट फेलियर है, आपको कभी पहले हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आपको, या ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आपको टेस्ट जल्दी करा लेना चाहिए। अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, तो भी आपको करा लेना है। क्रोनिक लीवर डिजीज है आपको, तो भी आपको ये टेस्ट करा लेना है। अगर आप इम्यूनोथेरेपीज पे हैं, तो जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, वो लोग रहते हैं इन पे और स्टीरॉइड पे, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, तो उन्हें भी पहले करा लेना चाहिए। कैंसर पेशेंट हैं, उनको कीमोथेरेपी चलती है, उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज रहती है, उन्हें भी पहले करा लेना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले हैं, जो ओबीसीटी है, डायबिटीज है, उन लोगों को भी ये टेस्ट पहले करा लेना चाहिए। तो एक तो वल्नरेबल ग्रुप है, जिनको पहले 48 घंटे में टेस्ट करा लेना है, और एक वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको एसोसिएटेड डिजीज है, उन्हें करा लेना चाहिए। सर क्या इस बीमारी से जान का भी खतरा है? क्योंकि 70% घरों में है कुछ लोग, चूंकि जो अगर इनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद एंटीवायरल खा के, एंटीबायोटिक खा के ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी गए हैं लोग, सांस नहीं आ रही है। तो पहला सवाल तो क्या है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा सवाल क्या कि H3N2 वायरस के साथ H1N1, जिसे कोविड भी कहते हैं, क्योंकि सिम्टम्स लगभग लगभग सेम है, क्या वो भी हो रहा है लोगों में? ये दो अलग अलग सवाल, में दोनों को जी। अलग अलग बता देता हूँ। जी। एक तो H1N1 जो स्वाइन फ्लू है, वो बहुत ही स्पोराडिक केस है, वो सीरियस केसेस होते हैं। उनका अगर हम आरटी पीसीआर करा देते हैं, तो हमें सब टाइप पता लग जाता है और हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। बट दोनों का H1N1 स्वाइन फ्लू का और H3N2, इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, एंटीवायरल, ओसेल्टामिविर। अगर वो हम शुरू कर देते हैं, दोनों रेस्पॉन्ड कर देते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा सवाल है कि जैसा सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर और एनसीडीसी से, जिसमें 11,000 हाउस होल्ड का उन्होंने किया था, और 69% पेशेंट को तो फ्लू लाइक सिम्टम थे। लेकिन इनमें से 10% केसेस सीवियर थे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। सीवियर मतलब हम बोलते हैं उसको सारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 10% केस हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, कंफ्यूजन, प्रोलॉन्ग फीवर मोर देन 3 डेज, ये पेशेंट रहे हैं। इनमें जिनके साथ में कोमॉर्बिडिटी है, और उन्होंने पहले से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनके अंदर ये डिजीज सीवियर फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होने की चांस बहुत ज्यादा है, और वो रिस्क पर हैं। तो वो लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें मैं एक एडिशनल बात बोलूंगा, ये जो मैंने कोमॉर्बिड कंडीशंस बोली है, इन लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगवा लेना चाहिए, पर्टिकुलरली जब पीक सीजन आ रहा हो। अगर ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो अगर इनको डिजीज होगी भी, तो ये सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, और जान जाने का खतरा मिनिमम रहेगा इसमें।
तो ये लोगों को तो लगवा ही लेना चाहिए। और हम लोग रूटीन में भी जो हमारे पास में क्रोनिक लीवर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज या हार्ट फेलियर पेशेंट, रिकरेंट हार्ट फेलियर, लो ईएफ आते हैं, हम उन सब लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगवाते ही हैं। और इसमें एक एडिशनल बात, जो हमारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो हमारा डब्ल्यू एच ओ से अपडेटेड है। अपडेटेड का मतलब, जो सर्कुलेटिंग वायरस होता है, जैसे अभी H3N2 स्ट्रेन है, ये H3N2 स्ट्रेन हमारे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर जो 2025-26 का उसमें इंक्लूडेड है। तो जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो लोग अपना ये वैक्सीन लगवा लें, ताकि ये सीवियर फॉर्म में ना जाए और जान जाने की नौबत ना आए। जान जाने की नौबत ना आए। सर कोविड के बारे में, कोविड आउटब्रेक भी, क्योंकि अब ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, जैसे पूरे देश भर में दुर्गा पूजा चल रही है, लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं, पंडाल जा रहे हैं, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है। ये वो समय है जब लोग मार्केट्स जाते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, उनका दूसरे लोगों से ज्यादा नजदीकी हो जाती है। उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिएगा, पूरे देश ने कोविड के टाइम कुछ चीजें बहुत ढंग से सीखी। वो जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, वो ही प्रिंसिपल अभी भी लागू हैं। आपको जो करना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अनवेल हैं, तो ऐसा कोई पेशेंट जो सिक है, जिसको फ्लू लाइक सिम्टम है, उसके नजदीक ना जाएं। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो आप अवॉइड करें ये क्राउडिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे भीड़ है। जैसे आपने बोला डांडिया है, दशहरा है, ये नवरात्र है, इनके अंदर जो भीड़ वाली जगह है वहां ना जाएं। जो जगह ऐसे फंक्शन वो करती हैं, उन लोगों को वो जगह वेल वेंटिलेटेड रखनी है, ताकि उसके अंदर एयर शिफ्ट होता रहे और डिजीज स्प्रेड ना हो। आपको जो गुड हाइजीन प्रैक्टिस है वो रखनी है। जैसे अगर आपको खांसी आ रही है, स्नीचिंग आ रही है, तो आप रुमाल या टिश्यू अपने नाक और मुंह को कवर करते हुए रखें। और अगर नहीं है तो आप एल्बो से कवर करके रखें, ताकि ये स्नीजिंग से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स स्प्रेड ना हो और डिजीज इधर उधर ना फैले। आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको हो गया है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम है, या आपके घर में किसी को है, तो उसे एक सेपरेट रूम में आइसोलेट कर लीजिएगा। और जितनी सरफेसेस वगैरह हैं, वो थोड़ी सी आप डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर से साफ करते रहिएगा। मास्क लगा के जाइएगा भीड़ जैसी जगहों के ऊपर, और वैसे भी लगा सकते हैं। हैंड वॉशिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो 20 से 30 सेकंड तक आपको सोप से हाथ धोना है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, हैंड वॉशिंग, डिसइंफेक्टेंट से सरफेसेस को क्लीन करना, मास्क लगाना, भीड़ को अवॉइड करना, तो आप काफी हद तक इस डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं। ये बेसिक प्रैक्टिसेस है जो आपको करनी चाहिए, जिससे ये डिजीज के स्प्रेड को रोक सके। ये डिजीज को, सर ये जो H3N2 वायरस है, क्योंकि कहते हैं ना कि सीजनल फीवर हो रहा है, ये अब सीजनल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका इस बार जैसे आप बता रहे हैं कि इम्पैक्ट ज्यादा है, और सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, चेतावनी भी दी है, सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। सर ये कब तक रहेगा? अभी क्योंकि शायद बारिश खत्म हुई है, धूप ज्यादा है, मौसम चेंज हुआ है, अभी इसका जो कहते हैं ना सीजन होता है, इस वायरस का, H3N2 वायरस का सीजन कब तक रहेगा? कितने और दिन? जैसे अब तो ये, जैसे हम आप चर्चा कर ही रहे हैं कि बहुत फेस्टिव सीजन, लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर भी कितना लंबा, एक महीना या नवंबर तक पहुंच सकता है, या भी रहेगा? सर यूजुअली इसके दो सीजन होते हैं, एक तो मानसून जो अभी गया है, और एक ब्रेक आएगा, और उसके बाद में विंटर सीजन। ये विंटर और मानसून, इन दोनों सीजन के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो हमारा अभी पहला सीजन ब्रेक हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद में ये एक बार नीचे जाएगा, और जब विंटर शुरू होगा तो वापस से आने लगेगा। तो ये दोनों पीक सीजन है इसके, विंटर एंड मानसून। तो उम्मीद करते हैं कि अब जैसे गर्मी पड़ रही है, सर्दी नहीं आई है, मानसून चला गया है, तो एक बार ये साइकिल टूटेगा, बट ये दोबारा साइकिल शुरू होने की संभावना रहती है विंटर के अंदर। तो आप बेटर, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, वैक्सीन अभी लगवा लें। और ये फ्रीली अवेलेबल है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट में भी, ताकि आप विंटर के अंदर होने वाले जो भी आउटब्रेक हो उससे बच सकें। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सबको जाके ले लेनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में, देश भर में सर ये मुफ्त मिलती है। हाँ, ये फ्री है, निशुल्क उपलब्ध है सर। क्या जाके कहना है वहां पर, अगर गए, जो हमारे दर्शक, आम दर्शक सुन रहे हैं, और द रेड माइक पे सर हम लोग काफी, हम लोग को लोग देखते हैं, हम लोगों पर डिपेंड करते हैं, आपकी बात
हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, उन्हें जाके अस्पताल में क्या बोलना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या बोलना है, उनको बताइए कि लोग बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं अपनी बात। उन्हें पर्टिकुलरली जहां पर भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, पल्मोनोलॉजी, वहां चले जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में ये डिपार्टमेंट नहीं है, सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो जनरल मेडिसिन में चले जाएं। वहां जाने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया कि वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो बच्चे हैं 5 साल से कम की उम्र के, स्पेशली 2 साल से कम, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर के, और प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप के अंदर अपना कंडीशन बताएं कि भाई ऐसे आउटब्रेक है, हम ये ग्रुप के अंदर हैं, उन्हें इमीडिएट वैक्सीन लग जाएगा। और जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि फेफड़ों की जिनको तकलीफ है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, वो लोग जाके ये वैक्सीन लगवा लें। जिन भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, वाल्व का डिजीज है, लो इजेक्शन फ्रैक्शन है, वो लोग भी जाके लगवा लें। और यूजुअली कार्डियोलॉजी में और पल्मोनरी मेडिसिन में जो लोग इलाज करा रहे होते हैं, उनको वो डॉक्टर्स ये प्रेस्क्राइब करते ही हैं। हम लोग पेशेंट हार्ट फेलियर में प्रेसिपिटेट ना करें, उसके लिए भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एनुअली लगाते हैं, ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण वो हार्ट फेलियर में ना हो जाए और हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। ऐसी क्रोनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस वगैरह, उन लोगों को भी जाके अपनी क्रोनिक कंडीशन बता के लगवा लेना चाहिए। कैंसर पेशेंट्स हैं, ओबीज पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, ये लोग जो इम्यूनोथेरेपीज पे हैं, इन सबको जाके वहां पे अपने डिपार्टमेंट में मेडिसिन या रेस्पिरेटरी मेडिसिन में अपना कंडीशन बताना है। अगर कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, क्रोनिक पेशेंट्स में यूजुअली होता है, वो साथ ले जाना है। तो वहां उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लग जाएगा, डॉक्टर उनका एग्जामिनेशन करके वो लगवा देंगे। और इसमें कोई पेन नहीं होता, बहुत ही आसान है, आप गए और अगले 10-15 मिनट में आपके लग भी जाएगा और आप आराम से घर आ जाएंगे। तो आपको ये प्रिवेंटिव मेजर लेना है। अगर आप मास्क, हैंड वॉशिंग और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, बाय एंड लार्ज यू आर सेफ, आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। तो मास्क लगाना है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हाथ धोने हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन है, फीवर आ रहा है, वायरल फीवर आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करना है। उसके साथ ही साथ हम लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लेनी है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी। और साथ ही साथ अगर 48 घंटे से ज्यादा फीवर रह रहा है तो जा करके टेस्ट कराना है, H3N2 का RT-PCR या स्वैब से भी हो जाएगा। सर, हमारी बात कोविड पे रह गई थी, क्या कोविड के भी सिम्टम, कोविड भी है, अभी चल रहा है क्या इस समय? सर, कोविड के स्पोर्टिक केसेस तो हमेशा आते रहते हैं। अभी भी मेरे को बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट पिछले दिनों तक टोटल अगर हम डैशबोर्ड देखते हैं कोविड का, तो अराउंड 4,000 केसेस कंट्री में थे। बट ये ओमाइक्रोन के जो सब वेरिएंट है, वो है बहुत ही माइल्ड है। कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये कई कई डिकेड से है ये। एक बार आउटब्रेक आया, स्ट्रेन डिफरेंट आया, इसलिए ये बहुत ज्यादा हाइप मचा, बट कोविड इज ऑलवेज देयर, ये अभी भी है। और ओमाइक्रोन का वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, जो बहुत ही माइल्ड है, उससे उस तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है अभी। और पर्टिकुलरली जैसे H3N2 के लिए भी है। अगर आप डैशबोर्ड लगातार देखते रहें, तो आप अवेयर रहेंगे इन कंडीशन से। और पर्टिकुलरली फ्लू के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस आप लगातार देखते रहें, लोकल न्यूज देखते रहें। और इन जगहों के ऊपर सरकार और मीडिया और टीवी चैनल, रेडियो, ये सारे लोग मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। पोस्टर से भी कर सकते हैं, स्कूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर एक छोटा इनका सेशन रखा जा सकता है, पीपीटी पे बच्चों को समझाया जा सकता है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर अवेयर कर सकें। और एक बार अगर आप अवेयर हो जाते हैं कि ये कैसे स्प्रेड करता है, इसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, तो आप अवेयरनेस के कारण अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं और अपना टेस्टिंग जल्दी करा के अपनी एंटीवायरल मेडिसिन शुरू कर लेते हैं। तो इसके आप जो खतरनाक इफेक्ट हैं, जो सीवियर डिजीज है, उससे बच जाते हैं। बच जाते हैं। तो सारी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया था रेड माइक पर। और आपके बारे में बता, जैसे शुरू में बताया, डॉक्टर जैन जो है, कोविड में जो उन्होंने सेवा करी थी, और मैं खुद उस वक्त पुराने संस्थान में रिपोर्ट करता था, इंटरव्यू करते थे। डॉक्टर जैन भगवान से कम नहीं थे किसी के लिए, और हमारे से तमाम लोगों के लिए भगवान है, और बहुत लोग मानते भी हैं इन्हें। तो आप कभी भी डॉक्टर राजीव गांधी जाएंगे और आपको अगर डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर साहब आपसे शायद आपके भाई जितना ही, और इतने पिता की तरह या भाई की तरह या छोटे भाई की तरह आपका ध्यान रखते हैं। सर, ये बात बतानी जरूरी है कि आप कोविड में 6 महीने घर नहीं गए थे और आपको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था।
Thank you so very Thank much, you. sir. Thank you so very much for Thank you. giving us time. Thank you very much.